हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट तथा धमाकेदार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं संविदा तथा आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और आउटसोर्स निगम गठन को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कब तक आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू होगी, कब तक सभी विभागों के आउटसोर्स तथा संविदा कर्मी जो हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर आ जाएंगे और कब वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स संविदा कर्मियों को, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, उत्तर प्रदेश के 93 विभागों में आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्सिंग कर्मी कार्य करते हैं और आउटसोर्सिंग कर्मियों का सभी प्रकार से शोषण किया जाता है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। और इसी शोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर रही है और उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मी जो हैं वो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन और आउटसोर्स सेवा नियमावली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें बहुत उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से। यहां पर अब आप सभी लोग देख सकते हैं, अब तय होंगे काम के घंटे, सुरक्षित होगी नौकरी। आउटसोर्स सेवा निगम के मसौदे में कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़े अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। खबर जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा तथा समस्याओं को लेकर के गठित हो रहे आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए श्रम नियमावली के प्रावधान का भी लागू किए जाएंगे। तय घंटे से ज्यादा समय ओवर टाइम या भुगतान के काम नहीं कराया जाएगा। कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित रखने के लिए मानक तय किए जा रहे हैं। अभी तक एजेंसियों की कृपा पर निर्भर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम गठित करने के निर्देश दिए थे। विभिन्न प्रावधानों एवं एकाध अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद निगम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीएम के सामने पिछले सप्ताह इसका प्रेजेंटेशन हुआ था। इसमें उन्होंने वेतन प्रक्रिया, सेवाजन पोर्टल की उपयोगिता जैसे बिंदुओं को प्रभावी बनाने को कहा है। 20 तारीख के बाद बन जाएगा वेतन। निगम के प्रस्तावित ड्राफ्ट के दौरान कर्मचारियों का कार्य दिवस हर महीने की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक माना जाएगा। इसके आधार पर उनका वेतन या मानदेय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हर महीने की 5 तारीख को उनके खाते में वेतन भेजना अनिवार्य होगा। इस तारीख तक ही ईपीएफ व ईएसआई की धनराशि कर्मियों से जुड़े खातों में जमा कर इसकी सूचना निगम को देनी होगी। इसकी पुष्टि के बाद हर महीने की 10 तारीख को निगम एजेंसियों के खाते में कमीशन, सर्विस चार्ज की धनराशि जमा कराएगा। ईपीएफ से प्राप्त होने वाले फायदे मसलन 60 साल पूरा होने पर 1000 रुपए से 7500 रुपए प्रति माह पेंशन, विधवा को 1000 रुपए से 2900 रुपए तक पेंशन या अविवाहित कर्मी की मृत्यु पर माता पिता को 1000 रुपए से 2900 रुपए महीने तक मासिक पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। बैंकों से समन्वय कर कर्मचारी का 30 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी का बीमा भी कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का मसौदा तैयार कर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से। अब इसकी सेवा नियमावली बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत सारा आउटसोर्स कर्मियों के मन में आता है, क्या सर आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद हम लोगों का वेतन भुगतान आउटसोर्स सेवा निगम करेगा या एजेंसियां ही करेंगी? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी तक ये खबर थी कि आउटसोर्स एजेंसियां जो होती हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए वो नहीं रहेंगी आउटसोर्स सेवा निगम में। लेकिन जो मसौदा आया है जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्शन दिए हैं उसमें स्पष्ट मेंशन है कि 3-3 साल के लिए आउटसोर्स एजेंसियां जो हैं वो रखी जाएंगी। जब आउटसोर्स एजेंसियां रखी जाएंगी तो सीधी सी बात है कि वेतन का भुगतान उन्हीं के द्वारा होगा, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर ऑब्जर्वेशन में होगा। यहां पर एक और बड़ी अपडेट है कि सीमित होगी एजेंसियों की संख्या, मॉनिटरिंग का बढ़ाया जाएगा।
जो एजेंसियां यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं भर्ती प्रक्रिया कराती हैं आउटसोर्सिंग, उनको लेकर के लिमिटेशन किए जाने का प्रावधान भी आउटसोर्स सेवा निगम में किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बार कार्यदायी संस्थाओं व एजेंसियों की अधिकता के कारण जो है समन्वय व जवाबदेही में जो है दिक्कतें आती हैं, इसलिए निगम के जरिए इनकी संख्या भी सीमित करने का जो है प्रावधान है। सूत्रों का कहना है कि 18 मंडलों के लिए 3 एजेंसियों का चयन किया जा सकता है और एक एजेंसी को 6 मंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इतनी क्षमता की आउटसोर्सिंग एजेंसी उपलब्ध ना हो तो 3 मंडल स्तर पर एक एजेंसी का जो है चयन किया जा सकता है। विभाग निगम के जरिए कार्मिकों की मांग करेगा। हर महीने कर्मियों का मानदेय, पीएफ, ईएसआई आदि 26 तारीख तक एजेंसी के जो है सातों में विभाग के जरिए भेज दिया जाएगा, यानी एजेंसी के खाते में सरकार भेजेगी और एजेंसियां जो हैं वो भुगतान करेंगी आउटसोर्स कर्मियों को, जिससे वह तय समय सीमा में कार्मिकों को वेतन उपलब्ध करा सकें। निगम का गठन स्तर पर होगा और सर्वोच्च इकाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी। इसके बाद सलाहकार समिति, जिला कार्यालय शासन, मंडल व जिला स्तर पर वेरिफिकेशन कमेटी गठित की जाएगी। निगम मुख्यालय में डायरेक्टर सहित 78 पद सृजित किए जाएंगे। इसमें एमडी का पद, सचिव स्तर के अधिकारी से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद 3 पद प्रतिनियुक्त से व अन्य सभी पद आउटसोर्सिंग के जरिए ही भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है। सेवा नियमावली और मसौदे पर मुहर अगली कैबिनेट मीटिंग में लग जाएगी और आप सभी लोगों का प्रावधान जो आगे आने वाला है उसमें आप सभी लोगों को समायोजित कर दिया जाएगा। किसी भी पुराने आउटसोर्स कर्मी को भी नहीं निकाला जाएगा और जो भर्तियां चल रही हैं इस समय वो पुराने तरीके से ही होंगी। बाकी आने वाली नई भर्तियां जैसे जीआईसी के अंतर्गत जो भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होने जा रही वो आउटसोर्स सेवा निगम से ही भर्तियां कराई जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। दोस्तों बात कर लेते हैं आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से एक खबर प्रमुखता से छपी है कि ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी इस पर विस्तृत खबर यहां पर छपी है। दोस्तों एक खबर धनबाद से निकलकर सामने आ रही है जहां पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ठेका मजदूरों के लिए 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इस आधार पर ईसीएल में महाप्रबंधकों को कंपनी प्रबंधन की ओर से पत्र जारी किया गया है। वैसे कोल सेक्टर में ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी के वेतन का भुगतान किया जाता है। वैसे हाई पावर कमेटी का वेतन न्यूनतम वेतन पर ही आधारित है। वैसे कई अन्य तरह के ठेका मजदूर भी हैं जो न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आते हैं, यानी ठेका मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय की ओर से विभिन्न माइंस कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम वेतन बीडीए के साथ है वह इस प्रकार है। सतह पर काम करने वाले अकुशल को 541 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल को 674 रुपए प्रतिदिन, कुशल को 805 रुपए प्रतिदिन और अति कुशल को 938 रुपए प्रतिदिन शामिल है। इस तरह अंडरग्राउंड के लिए 674 रुपए, 805 रुपए, 938 रुपए और 1048 रुपया निर्धारित किया गया है और यह वेतन वृद्धि जो लागू की गई है यह 1 अप्रैल से ही प्रभावी होगी। आप सभी लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये धनबाद से बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं किन 2 राज्यों में आउटसोर्स तथा संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी गई है उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। बिहार में राजपत्रित पदों पर संविदा से बहाली नहीं होगी। संविदा पर नियोजन को लेकर पुराने सभी आदेश हो गए निरस्त। सरकार ने माना ऐसी नियुक्तियों से समकक्षों का हित हो रहा है प्रभावित। बिहार में राजपत्रित पदों पर अब संविदा के आधार पर बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने विभागों के सचिवों, निदेशक, विभागाध्यक्ष समेत शीर्ष पदों पर संविदा से नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी लेवल 11 से ऊपर के पदों पर संविदा पर नहीं रखे जाएंगे। सेवानिवृत्ति सेवकों के शीर्ष पदों पर संविदा नियुक्ति को लेकर पहले से जारी तमाम निर्देशों को समाप्त कर दिया गया है। आगे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत नया आदेश जारी किया है। इसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने संविदा नियोजन को लेकर के 1 जुलाई 2015, 16 जुलाई तथा 6 अक्टूबर 2021 और 25 नवंबर 2022 को जारी निर्देशों को सरकार द्वारा विलोपित किए जाने की जानकारी दी है। राज्य सरकार के ताजा आदेश से सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों की शीर्ष पदों पर संविदा के आधार पर बहाली के विभागों में बढ़ रहे प्रचलन पर लगाम लग गई है। वर्तमान में विधानसभा समेत कई विभागों में शीर्ष पदों पर सेवानिवृत्त अफसर काबिज हैं। इनसे
कुछ तो नियुक्तियां समितियों के प्रमुख भी हैं। सरकार के ताजा आदेश के बाद अब इन्हें हटाया जाएगा। साथ ही संबंधित सेवा के दूसरे वरीय अफसरों को अवसर भी यहां पर मिलेगा। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही अब होगी भर्ती। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि बेहद जरूरी होने पर ही राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से राजपत्रित तथा राज्य सेवा के शीर्ष पदों पर संविदा नियोजन को लेकर के विचार किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का मानना है कि किसी सेवा या संवर्ग के शीर्ष पदों पर सेवानिवृत्त अफसरों को संविदा पर रखने से उक्त संवर्ग के वरीय पदाधिकारियों के हित प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। इस बड़ी अपडेट के बाद बात करते हैं एक और बड़े राज्य से, जहां पर संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम लागू, अनुबंध नियुक्तियों पर लगी रोक। आगामी सरकारी आदेश जारी होने तक विभागों को अनुबंध भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी। हिमाचल में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया। इसके तहत अब अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। आगामी आदेश जारी होने तक सभी विभागों को ऐसी भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए। कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। गुजरात की तर्ज पर 5 साल की प्रोविजनल सेवा के बाद ही नियमितीकरण की तैयारी से इस आदेश को जोड़कर देखा जा रहा है। कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों या सचिवों, लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के सचिव को इस बाबत निर्देश दिए हैं। विधानसभा में कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 पारित होने के बाद 20 फरवरी 2025 से इसे लागू कर दिया गया है। कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हो रहे हैं। इसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ नियमितीकरण का प्रावधान है। ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले सरकार के निर्देशों का इंतजार करें। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा चुने गए स्कूल प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग में बिना कार्मिक व विधि विभाग से पूछे अनुबंध आधार पर नियुक्तियां दी हैं। अनुबंध पर नियुक्ति का प्रावधान अब नियमों में नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि नए कानून के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी लगते हैं, जो कई पिछली और चल रही नियुक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नए कानूनी ढांचे के साथ मेल के लिए वर्तमान आवश्यकताओं, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति के प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि नियमितीकरण को लेकर के क्या अपडेट है। तो सभी नियमितीकरण आदेश अधिनियम 2024 के दायरे में आएंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में विभागों को अलग निर्देश जारी किए हैं। 8 अप्रैल 2025 को जारी पत्र में सरकार ने कहा था कि 31 मार्च 2025 तक 2 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र हैं। अब स्पष्ट किया है कि सभी नियमितीकरण आदेश अधिनियम 2024 के दायरे में आएंगे। विभागों को निर्देश दिए गए कि नियमितीकरण आदेशों में नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्ति देने की शर्त शामिल की जाए। जिन मामलों में नियमितीकरण के आदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं, उनमें अधिनियम के अनुरूप एक परिशिष्ट तुरंत जारी किया जाए। इसी तरीके की खबर दोस्तों उत्तराखंड से भी निकलकर सामने आ रही, जहां पर देख सकते हैं कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित, आनंदवर्धन। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी आउटसोर्स तथा संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद वहां पर 70,000 से अधिक जो है संविदा तथा आउटसोर्स कर्मी भयभीत हैं अपनी नौकरी को लेकर के। उसी को क्लेरिफाई करते हुए मुख्य सचिव की तरफ से ये जो है आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन, वर्क चार्ज, कार्य प्रवृत्त, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से पूर्व में कार्यरत कार्मिक अप्रभावित रहेंगे। उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रविवार को मुख्य सचिव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि इस रोक का अर्थ केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों से मालूम हो कि सरकार ने 24-25 अप्रैल को शासनादेश जारी कर सभी विभागों में अस्थायी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब से विभागीय रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां ही की जाएंगी। इस आदेश को लेकर पहले से ही कार्यरत अस्थायी कर्मियों में भय का माहौल था। हाल में सरकार के स्तर पर अस्थायी आउटसोर्स कार्मिकों के नियमितीकरण के आश्वासन दिए जा चुके हैं। रविवार को मुख्य सचिव ने कहा कि 25 अप्रैल को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि भविष्य में रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन भी करेंगे। यहाँ पर इनका स्टेटमेंट भी मुख्य सचिव जी का देख सकते हैं। कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इसलिए इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड सरकार और 2 अन्य राज्य जहां पर बिहार और हिमाचल प्रदेश, कुल 3 राज्यों ने आउटसोर्स तथा संविदा भर्तियों पर इस वक्त पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। क्या दोस्तों आप सभी का विचार है कि आउटसोर्स तथा संविदा भर्तियों को रोक देना चाहिए हमेशा के लिए, केवल और केवल नियमित भर्तियों के माध्यम से ही नौकरियां दी जाएं? इस पर आप सभी लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।